नमस्कार, मैं रंजना मिश्रा, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय मुंबई के संबंध कॉलेज श्री एमडी शाह महिला कॉलेज की इतिहास की विभागाध्यक्ष छात्री। आज का हमारा विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है संवैधानिक इतिहास का विकास 1858 से 1947। किसी भी सुदृढ़ प्रशासन के लिए संवैधानिक कानूनों की बहुत आवश्यकता होती है। जबकि ब्रिटिश व्यापारी भारत में व्यापार करने हेतु 1600 में आए तो धीरे धीरे अपना साख जमाया और वो अपने भारत के बहुत से राज्यों को अपने नियंत्रण में लाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के को रेगुलेट करने के लिए वहां की पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया और सरकार ने उसी रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे उसके बाद भी एक्ट पास किए गए। 1773 से 1850 तक की पार्लियामेंट ने 5 एक्ट्स पास किए, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1830, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। 1757 से 1857 तक की 100 वर्षों की अवधि में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को उपनिवेश में बदलने के लिए विभिन्न उपाय किए और उन्होंने अपने परिवर्तन ज्यादातर कर व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया, जिससे कि किसानों आदिवासियों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। किसान, व्यापारी, सिपाही सभी उनसे असंतुष्ट थे, क्योंकि उनकी नीति का मकसद धन की प्राप्ति और राज्य का विस्तार था। विभिन्न जाति, वर्ग और धर्म के लोग एकजुट होकर अंग्रेजी के खिलाफ क्रांति शुरू की। भारतीयों का असंतोष भी भिन्न भिन्न भागों में विद्रोह के रूप में प्रकट हुआ और धीरे धीरे सुलगती हुई आग 1857 में धधक उठी और उसने अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से हिला दिया। इस विद्रोह की व्यापकता को देखकर ब्रिटिश सरकार को ये आभास हुआ कि अगर भारत को हाथ से न जाने दिया जाए और वहां तो यहाँ पे सुधार करने होंगे और इसी के लिए उन्होंने संवैधानिक सुधार का शुरुआत की और अच्छे प्रशासन का आश्वासन दिया। इसीलिए इस एक्ट को गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहते हैं और इसी के कारण उन्होंने नई कानून लाई और जिसे भारत सरकार अधिनियम 1852 कहा जाता है। यह अधिनियम 2 अगस्त को यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित किया गया, जिससे ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश भारत का प्रशासनिक नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को सौंप दिया। भारत सरकार अधिनियम 1858 को सुशासन के अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। 1857 के विद्रोह को तो दबा दिया गया था, लेकिन इसने पूरे लंदन में सदमे की लहरें भेज दी थी। इसने सबको बता दिया था कि अगर व्यापारिक कंपनियों को राजनीतिक शक्ति के रूप में अनुमति दी जाए तो भारत में बहुत प्रॉब्लम होगा। 1853 के बाद से कई अंग्रेजी व्यापारी और भारत में बसे हुए ब्रिटिश लोगों ने भी भारत में निहित स्वार्थ विकसित कर लिया था
और उनकी लगातार शिकायत थी कि कंपनी उनके हितों की उपेक्षा कर रही थी। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के अनुसार जो कंपनी की पॉलिसी थी वो गैर जिम्मेदारी, जटिल और तर्क विहीन थी और इस दोहरे शासन को अंत करना ही ब्रिटिश के फेवर में था। इसलिए संसद ने 2 अगस्त 1858 को भारत सरकार अधिनियम को मंजूरी दे दी। भारत सरकार अधिनियम 1858 का प्रमुख प्रावधान इस प्रकार था। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन किया गया। दूसरा, भारतीय शासन ब्रिटिश रानी के नाम पर होगा, इसकी शुरुआत की गई। इस अधिनियम ने भारत को एक प्रत्यक्ष ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया। देश के प्रशासन के सुचारू संचालन में सहायता के लिए भारतीय सिविल सेवा की स्थापना की बात की गई और भारतीयों को सेवा में भर्ती करने के प्रावधान दिए गए। पांचवा, इस अधिनियम में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा प्रस्तावित दोहरी सरकार को भी समाप्त कर दिया। छठा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट ने कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की शक्ति को भारत के पहले राज्य सचिव लॉर्ड स्टैनली में स्थानांतरित और निहित किया। राज्य सचिवों को सलाह देने के लिए एक 15 सदस्यों की परिषद की स्थापना की गई। इसी एक्ट के द्वारा राज्य सचिव ब्रिटिश सरकार और भारतीय प्रशासन के बीच संचार के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करेंगे, इसकी शुरुआत की गई। उन्होंने भारतीय प्रशासन का पूर्ण अधिकार और नियंत्रण उन्हें दे दिया। अगर आप देखें तो इस एक्ट में अधिनियम के बाद गवर्नर जनरल जो भारत में ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधित्व करेंगे उनको पूरा अधिकार दिया और अब लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसराय हुए और यही भारत के लास्ट गवर्नर जनरल थे। विभिन्न प्रेसिडेंसियों के वाइसराय और राज्यपालों की नियुक्ति भी उनके द्वारा निश्चय की जाएगी, ऐसा प्रावधान बनाया गया। इस एक्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हटाया। इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते मैक्सिमम 1857 की क्रांति हुई थी, तो यह भी निर्णय लिया गया कि शेष भारतीय राजकुमारों को उनकी स्वतंत्र स्थिति प्राप्त होगी, बशर्ते ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश आधिपत्य को वो स्वीकार कर लें। उन सभी भारतीयों को क्षमा प्रदान किया जाएगा जिन्होंने विद्रोह में भाग लिया था, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने ब्रिटिश प्रजा को मार डाला था। लेकिन इस भारतीय अधिनियम 1858 का बहुत विरोध हुआ। इसमें बहुत सारे दोष थे। पहला, यह भारत के लोगों के लिए कोई प्रतिनिधित्व के बिना पूर्ण शाही नियंत्रण का प्रभुत्व कर रहा था। दूसरा, राज्य का सचिव सर्वोच्च अधिकारी था और भारत के प्रशासन में उसका हाथ था और वो केवल ब्रिटिश संसद के लिए जिम्मेदार थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारी कमियां थी और इसलिए ब्रिटिश सरकार ने अब असंतुष्टता को खत्म करने के लिए वापस इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में पास किया
और उसका मुख्य मकसद था कि ब्रिटिश शासन में प्रशासन में भारत के सहयोग की तत्काल आवश्यकता महसूस की गई। इसीलिए 3 वर्ष के अंदर ही उन्होंने एक दूसरा 1861 का एक्ट पास किया और इस एक्ट के अनुसार इसके जो प्रोविजन थे उसमें विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को शुरू की गई और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के विधायक शक्तियों की फिर से वहां पे ये अधिकार फिर से शुरू किया गया। इस एक्ट ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1883 के चार्टर एक्ट को बदल दिया, क्योंकि इन दोनों एक्टों ने विकेंद्रीकरण पे नहीं केंद्रीकरण पे ज्यादा जोर दिया था। भारतीयों को पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में जोर देकर एक नई शुरुआत की गई। वाइसराय ने अपनी विस्तारित परिषद में कुछ भारतीय सदस्यों को भी नॉमिनेट किया और इस 1862 के विधान परिषद में जो 3 भारतीय सम्मिलित किए गए थे वो थे भारत बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव। इसके अलावे 1861 एक्ट ने बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा खान और पंजाब के लिए विधान परिषद शुरू किया। इस एक्ट ने पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी, जिसकी मांग लॉर्ड केनी 1859 से कर रहे थे, उसे लागू किया गया। इस एक्ट ने वाइसराय को किसी भी आपात स्थिति के दौरान विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया और ये अधिकार उन्हें 6 महीने की अवधि के लिए वैध रहेगा, ऐसा इस कानून में एक प्रावधान किया गया। ये 1861 के एक्ट में वैसे बहुत सारी कमियां थी, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंस था, जैसे भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में भारत के संविधान और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था और जो गवर्नर जनरल की परिषद के ढांचे को बदल दिया था। विधायी प्रक्रिया में पहली बार भारतीयों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया था, बट इसके कुछ आंतरिक दोष, जैसे विधान परिषद की सीमित भूमिका थी, यह मुख्य रूप से सलाहकार था, किसी भी वित्तीय निर्णय में उनकी अनुमति नहीं थी और अभी भी वाइसराय के पास पूर्ण शक्ति थी। इसके आप देखेंगे इस एक्ट के बाद फिर से उन्होंने 1892 में उन्होंने एक नया अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया और उसके पीछे उनकी उदारता नहीं थी। भारत में स्थिति बदल रही थी, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था और इसकी स्थापना, कांग्रेस की स्थापना ज्यादातर आर्थिक सुधार लाने के लिए की गई थी, क्योंकि A.O. ह्यूम को लगा था कि ये एक सेफ्टी वाल्व का काम करेगा। सो उनका मुख्य उद्देश्य था आम भारतीय नेता को ब्रिटिश की सहायता करनी होगी, प्रतिक्रिया प्रदान कर कर उनकी प्रतिक्रिया को देखकर ब्रिटिश समाज अपने अनुसार प्रशासन करेगा। यह संभवतः बेहतर क्षमता प्रदान करने और ब्रिटिश शासन के दौरान किसी भी विद्रोह और विद्रोह से बचने के लिए बनाया गया था।
परंतु इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को उस समय झटका दिया जब उनकी अपेक्षा के विपरीत उन्होंने प्रतिनिधित्व के बिना टैक्स न देने की मांग की। उन्होंने कहा नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, और यह उनको पसंद नहीं आया। भारतीयों को शांत करने के लिए अंग्रेजों ने भारत में विभिन्न विधान परिषदों के आकार को बढ़ाने का फैसला किया ताकि ब्रिटिश भारत में प्रशासन के संबंध में भारतीयों की भागीदारी बढ़ सके, और जिसके कारण विद्रोह को कोई भी 1857 की तरह एक नया विद्रोह शुरू नहीं हो जाए। इसलिए 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया, और इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे। इसने ऑफिशियल मेजॉरिटी रखते हुए केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई। गैर सरकारी जनरली भारतीय होते थे। सो बॉम्बे में इसकी संख्या 8 कर दी गई, मद्रास में 20, बंगाल में 20, उत्तर पश्चिम प्रांत में 15, अवध में 15, और यह देखा गया कि केंद्र विधान परिषद में न्यूनतम 10 संख्या रहे और अधिकतम 16। अब सदस्यों को मतदान करने की क्षमता के बिना बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। थोड़ा सा अधिकार को बढ़ा दिया गया, और जो एक आयवाश था उनको सिर्फ भरमाना था। परिषद में गवर्नर जनरल के सदस्य के नामांकन के लिए अधिकार, उनको ये अधिकार दिया गया। परिषदों के सदस्यों का चुनाव करने के लिए एक अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लागू की गई, और प्रांतीय विधान परिषदों को गवर्नर जनरल की सहमति से कानून को प्रस्तावित करने का, उनको निरस्त करने की का अधिकार भी दिया गया। बट 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसके कुछ इंपॉर्टेंस थे। इस तथ्य के बावजूद कि भारतीयों के पास बहुसंख्यकों के वीटो करने की शक्ति नहीं थी, पर इस एक्ट के द्वारा सार्वजनिक विषयों पर अब उनको डिस्कशन करने का अधिकार मिला, और इस प्रकार हम पहली बार प्रतिनिधि सरकार की ओर पहला कदम रखे। तो ये एक सकारात्मक बात थी 1892 एक्ट की, लेकिन इसमें बहुत सारे दोष थे। पहला, प्रतिनिधि पक्ष होने के बावजूद आम आदमी को इससे कोई लाभ नहीं था। इस अधिनियम ने कई क्रांतिकारियों को के विकास के लिए मंच तैयार किया। बाल गंगाधर तिलक सहित कई नेताओं ने कांग्रेस की याचनाओं और अनुनय की उदारवादीकरण को ब्रिटिश शासन के खिलाफ अधिक मुखर नीति का आह्वान करना चाहिए। तो ये बात तिलक को इसी एक्ट में कहने का मौका मिला। उसके बाद भारत में बहुत सारी ऐसी राजनीतिक गतिविधियां हुई जिससे ब्रिटिश सरकार बाध्य हुआ कि 1909 में एक दूसरा एक्ट पारित करे, और ये गतिविधियां काफी ब्रिटिश सरकार में चिंता पैदा की। जैसे 19वीं शताब्दी का अंत और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय पहचान और राष्ट्रीय चेतना की अवधारणा मजबूत हुई। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को किसी भी महत्वपूर्ण मांग की स्वीकृति
नहीं दे रहा था। 1890 के दशक की आर्थिक दुर्दशा ने औपनिवेशिक शासन के दोष के स्वरूप को उजागर किया और पता चला कि ब्रिटिश कैसे भारत पर अपने कहर ढा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रवादी आयरलैंड, जापान, मिस्र, तुर्की, फारस और चीन में दुनिया भर में राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रेरित हो रहे थे। उन्होंने यूरोपीय अजेयता की मिथकों को ध्वंस कर दिया। लॉर्ड कर्जन तभी भारत में आए और उन्होंने 1999 में जब शासन अपने हाथ में लिया तो उनके दौरान उन्होंने बहुत सारे प्रशासनिक उपाय जैसे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, कलकत्ता अधिनियम और मुख्य तौर से बंगाल विभाजन का कार्य किया और जिसके विरोध में बंगाल स्वदेशी आंदोलन, जो पूर्व गांधी युग के सबसे सफल आंदोलन में से एक आंदोलन था, वो एक 1905 जो बंगाल विभाजन था उसी का परिणाम था। 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस सत्र में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्व सरकार और स्वराज्य को इंडियन नेशनल कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में घोषित किया और इसके परिणाम स्वरूप 1905 से 1908 के दौरान विदेशी आयात में उल्लेखनीय गिरावट आई। आंदोलन के परिणाम स्वरूप युवाओं में राष्ट्रवाद का विकास हुआ और बहुत जगह हिंसा की घटनाएं भी घटी। 1907 में भारत के अलावा जर्मनी के स्टटगार्ट में आयोजित अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी भीखाजी कामा ने भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराया और ये पहली घटना थी जो अंतरराष्ट्रीय थी। उसी समय मदन लाल धिंगरा पंजाब के एक महान क्रांतिकारी थे जो इंडियन होम रूल सोसाइटी, द अभिनव भारत सोसाइटी और लंदन इंडियन सोसाइटी से जुड़े हुए थे। 1 जुलाई 1909 को उन्होंने भारत में ब्रिटिशों द्वारा किए गए अत्याचारों का बदला लेने के लिए लंदन में इंडियन एसोसिएशन की बैठक में भारत के राज्य सचिव के सलाहकार कर्जन वाइली और कोवास लोलकाकी का गोली मारकर हत्या कर दी। इसने ब्रिटिश शासन को, इसलिए ब्रिटिश शासन अंदर से हिल गया। भारत में भी गतिविधियां हो रही थी और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में भी ब्रिटिश के विरुद्ध बहुत सारी घटना घट रही थी और इसीलिए भारतीयों को अपीस करने के लिए, शांत करने के लिए उन्होंने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट पास किया। भारतीय मामलों के राज्य सचिव लॉर्ड जॉन मॉर्ले और वाइसराय लॉर्ड मॉन्टो के नाम पर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1999 भी कहते हैं, उनको ये वैकल्पिक नाम दिया गया। इस 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ने भारत समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। तो इसके जो प्रोविजन थे और वो परिवर्तन नकारात्मक थे। 1909 में जो एक्ट पास हुआ उसके मेन प्रोविजन थे, इसने केंद्रीय और प्रांतीय
दोनों विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक बहुमत बरकरार रखे, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों को गैर सरकारी बहुमति की अनुमति दी गई। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के विचार विमर्श के कार्यों का विस्तार किया। उदाहरण के लिए सदस्यों को प्रश्न पूछने, बजट पर प्रस्ताव पेश करने आदि की अनुमति दी। इसने पहली बार भारतीयों को वाइसरॉय और गवर्नरों के कार्यकारी परिषदों के साथ जोड़ने का प्रावधान किया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाइसरॉय के कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। इस 1909 में पृथक निर्वाचन मंडल की अवधारणा को स्वीकार कर, जिसको सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं, मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली शुरू की और इसके तहत मुस्लिम सदस्यों को केवल मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा चुना जाना था और इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैध कर दिया और ये एक बहुत बड़ा घातक घटना भारतीय समाज के लिए बनी। इसने प्रेसिडेंसी निगमों, वाणिज्य मंडलों, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया, लेकिन इसकी भी कुछ प्लस पॉइंट थे, पॉजिटिव पॉइंट थे। इसने प्रभावी रूप से विभिन्न परिषदों के लिए भारतीयों के चुनाव की अनुमति दी। चुनावी सिद्धांत के शुरू में सांप्रदायिक प्रणाली का जो नींव रखा और भारतीयों को अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के रास्ते खोले, लेकिन इस 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट ने भारत पर बहुत गंदा और गलत प्रभाव डाला। भारतीय राजनीति समस्या का कोई जवाब नहीं मिला। लॉर्ड मॉर्ले मिंटो ने स्पष्ट कर दिया कि उपनिवेशवाद स्वशासन कांग्रेस की मांग के अनुसार भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। सरकार ने राष्ट्रवाद के बढ़ते ज्वार के खिलाफ मुसलमानों को एकजुट करने का लक्ष्य रखा और अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत की। गवर्नर जनरल की स्थिति अपरिवर्तित रही और उनके वीटो की शक्ति बनी रही। अब इस एक्ट का भारत में विरोध हुआ और उसके बाद जो भारत में गतिविधियां हुई, आप देखेंगे वो फिर से ब्रिटिश को बाध्य करेगी कि एक नए इंडियन काउंसिल एक्ट को पारित करे और इसीलिए 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट पास हुआ। लेकिन इसके पीछे भी भारत में बहुत सारी राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हो रहे थे और जिसके कारण उन्होंने इस एक्ट को पास किया। और वो परिवर्तन इस प्रकार थे कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बढ़ती भारतीय स्वतंत्रता संग्राम केवल भारतीय उपमहाद्वीपों में तक सीमित नहीं था, बल्कि दुनिया भर के छात्र और प्रवासी के बीच में भी राष्ट्रवादी भावना का जन्म हो चुका था। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर आंदोलन सोहन सिंह के नेतृत्व में हुआ और जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को अपनी कानून बदलने और अपने प्रशासन करने में के परिवर्तन में लाने में बाध्य किया। तभी 1914 में
प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ और अंग्रेजों ने भारतीयों का समर्थन पाने के लिए उनसे वादा किया कि वो युद्ध जीतने के बाद उन्हें डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब था जो कुछ 3 पोर्टफोलियो वो रखेंगे और बाकी भारतीयों के हाथ में प्रशासन होगा, और जब भारतीय प्रशासन के लायक होंगे तो वो भारत को छोड़कर चले जाएंगे। भारत ने युद्ध का समर्थन किया। 9 और उसी समय आप 9 जनवरी 1915 को जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, महात्मा गांधी को भारत में बुलाया गया क्योंकि उनकी जो शक्ति थी उनको दक्षिण भारत में भारतीय नेताओं ने देखा था, इसलिए उन्हें भारत में आमंत्रण किया गया। और ये सच है कि उनके अंदर बहुत सारे आंदोलन सक्सेसफुल हुए, और जैसे कि चंपारण आंदोलन 1917, खेड़ा सत्याग्रह जो 1917 से 1918 तक था, अहमदाबाद मिल श्रमिकों का हड़ताल जो 1918 था, और खिलाफत आंदोलन 1919 जिनमें उन्होंने मुस्लिम भाइयों का भी सहयोग लिया था, क्योंकि उनके धार्मिक गुरु को ब्रिटिशर्स ने बदला लेने के लिए तुर्किस्तान से हटा दिया। 1990 में जब रॉलेट एक्ट पास किया गया, जिसने प्रेस और आंदोलन को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया, तो कई भारतीय सदस्यों ने उसका विरोध किया और इस्तीफा दिया। इस तरह राजनीतिक अशांति ने अंग्रेजों के दिलों में खलबली मचा दी। अंग्रेजों ने उथल पुथल को दबाने के लिए और भारतीयों को खुश करने के लिए 1919 मॉन्टेस चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट पास किया, और इसके मुख्य फीचर इस प्रकार थे। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग करके प्रांतों पर केंद्र के नियंत्रण को शिथिल कर दिया। दूसरा, द्वैत शासन के तहत डायरार्की का इंट्रोडक्शन प्रांत में किया। विषयों को स्थानांतरित सूची और आरक्षित सूची में विभाजित किया। आरक्षित सूचियों को राज्यपाल और उनकी कार्यकारी परिषद के द्वारा प्रशासित किया गया, जो कि विधायक के प्रति जवाबदेह नहीं थे, जबकि स्थानांतरित सूचियों को परिषद के लिए जिम्मेदार मंत्रियों की सलाह पर राज्यपाल द्वारा प्रशासित किया गया था। इसी एक्ट के द्वारा द्विशासनीय और प्रत्यक्ष चुनाव पहली बार किए गए। इस अधिनियम ने अनिवार्य किया कि वाइसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में 3 भारतीय होने चाहिए। अलग निर्वाचन मंडल के सिद्धांत को सिखों, भारतीय, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन लोगों के लिए विस्तारित किया गया। समाज का और भी खंडन किया। इसने संपत्ति कर, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार का अधिकार प्रदान किया। इस एक्ट ने भारत के उच्चायुक्त का पद सृजित किया और प्रांतीय बजट में पहली बार केंद्रीय बजट से केंद्रीय बजट को अलग किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना इसी कानून के द्वारा की गई, और यह निर्णय किया गया कि संवैधानिक आयोग 10 वर्षों के बाद अधिनियम के प्रभाव का विश्लेषण करेगा, और यही इसका प्लस पॉइंट था, इसका महत्व था। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में कहा गया कि 10 साल बाद इनकी समीक्षा होनी चाहिए, और सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में
यह इसको इवैल्यूएट किया गया और उनके नेतृत्व में संवैधानिक परिवर्तन की सिफारिश भी की गई। प्रमुख हितों के प्रतिनिधित्व के बाद जब सर साइमन कमीशन को विरोध किया गया तो 1930, 1931 और 1932 में इन्होंने गोल मेज जो आयोग सम्मेलन था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें भी इसको डिस्कस किया और उसके रिपोर्ट को भी 1935 के एक्ट में उन्होंने सम्मिलित किया। लेकिन इस 1919 का जो एक्ट था, इसने भारत के समाज को बहुत सारे 1909 से और 1919 के बाद बांट दिया, मताधिकार बहुत सीमित कर दिया, केंद्र में गवर्नर जनरल और उनके कार्य परिषद के विधायकों पर उनका निर्णय नहीं उनको दिया गया। केंद्रीय विषयों के विभाजन जो था वो संतोषजनक नहीं बनाया गया था। प्रांतों को केंद्रीय विधायक के लिए प्रांतों को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया और उनके महत्व के अनुसार उनका काम बांटा गया। जैसे पंजाब का सैन्य महत्व था और बॉम्बे का व्यवसायिक महत्व। प्रांतीय मंत्रियों का वित्त और नौकरशाहियों पर कोई नियंत्रण नहीं रखा गया। मॉन्टेस्क्यू और ने हंटर रिपोर्ट द्वारा जो अमृतसर की घटना की जांच का आदेश दिया था, वो जनरल ओ डायर को पनिशमेंट का था, लेकिन उन्हें रिहा किया गया। भारतीयों ने के द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार की स्वशासन की मांग बढ़ी। भारतीयों ने इसका विरोध किया और आप सब जानते हैं कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन का आह्वान किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने प्रॉमिस को डोमिनियन स्टेटस को पूरा नहीं किया। भारत सरकार अधिनियम 1919 में एकदम संतोषजनक नहीं थी और अब ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ में ब्रिटिश का ही पूर्ण नियंत्रण था। उनके हाथ में पूरा पावर आ गया और उन्होंने जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट सामने आई तो देखा गया कि रिपोर्ट भी संतोषजनक नहीं था, जिसके कारण लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में तत्कालीन भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ विमर्श किया गया और गोलमेज सम्मेलन पर विफल रहे और इसके लिए 1833 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद एक श्वेत पत्र जारी किया गया जो भारत के संविधान के लिए सोचा गया कि 1935 का जब सुधार लाया जाएगा तो इस रिपोर्ट को उसमें सम्मिलित किया जाएगा। और इसी कारण इन सब राजनीतिक घटनाओं को देखते हुए शांति लाने के लिए 1935 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ और इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और प्रांतों के बीच शक्ति को विभाजित किया गया। पहली बार प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया गया। 3 सूचियां लाई गई, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समावर्ती सूची। वाइस रॉय को विशेष शक्तियां दी गई। इस अधिनियम ने प्रांतों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की। प्रांतीय स्तरों पर द्वैध प्रशासन को समाप्त कर दिया गया। राज्य कार्यपालिका को और राज्यपालों की विशेष शक्ति को आरक्षित किया गया। इस एक्ट ने ब्रिटिश अधिकारियों को अभी भी एक प्रांतीय सरकार को निलंबित करने का अधिकार दिया। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया और संघीय सूची के तहत विषयों को
दो भागों में विभाजित किया गया, आरक्षित और स्थानांतरित। आरक्षित विषयों को गवर्नर जनरल द्वारा नियंत्रित किया जाना था, जो उनके द्वारा नियुक्ति पर उनकी नियुक्ति की उस पे आवश्यकता होती थी, और इस विषय में रक्षा, चर्च संबंधी मामले, विदेश मामले, प्रेस, पुलिस और न्याय शक्ति, आदिवासी से संबंधित कानून सब गवर्नर के पास रखा गया। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर के द्वारा अपने मंत्री परिषद, जो 10 से अधिक नहीं था, उनको दिया गया। परिषदों को विधायक के साथ विश्वास में काम करना था। इस सूची के विषयों में स्थानीय सरकार को सिर्फ वो पोर्टफोलियो दिया गया जो बहुत प्रमुख नहीं थे, जैसे वन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। हालांकि गवर्नर जनरल के पास स्थानांतरित विषयों में भी हस्तक्षेप करने की विशेष शक्तियां दी गई। इसका मतलब इस एक्ट में भी कोई भी रियल पावर प्रोविंशियल को नहीं, गवर्नमेंट को नहीं दिया। द्विदशीय संधि की स्थापना की गई, जिसमें 2 सदन बनाए गए, निचला सदन और जिसे विधानसभा और राज्यों की परिषद, जिसे राज्यसभा और उच्च सदन कहा गया। संघीय कार्यकाल 5 वर्षों के लिए सीमित किया गया। दोनों सदनों में रियासतों की उनको प्रतिनिधित्व दिया गया, जिससे रियासत उनके तरफ रहे। और बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत जैसे कुछ प्रांतों में द्विवसनीय विधायकें को शुरू की गई, जो अपने क्षेत्र में बड़े थे। उसके अलावा संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई, जो केंद्र और प्रांतों के बीच विवादों को समाधान करने की शक्ति उनमें दी गई। इसमें यह तय किया गया कि एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 6 उनके अंदर न्यायाधीश होंगे। भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई। तो इसमें सिंध बॉम्बे प्रेसिडेंसी को अलग किया गया और बिहार और उड़ीसा का भी विभाजन किया गया। बर्मा को भारत से अलग किया गया। और इसमें हम देखते हैं कि भारतीय रेलवे के नियंत्रण के लिए एक गवर्नमेंट, स्वतंत्र गवर्नमेंट की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के अधिनियम प्रदान किया गया। इस अधिनियम में संघीय, प्रांतीय, संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया, परंतु ब्रिटिश संसद ने प्रांतीय और संघ, ये दोनों तरह के भारतीय विधायिका के ऊपर अपना वर्चस्व रखा। भारतीयों ने तो इस अधिनियम को लेकर कहीं भी उत्साह नहीं जताया, क्योंकि प्रांतीय सत्ता देने के बावजूद गवर्नर और वाइस रॉय के पास विशेष शक्तियां थीं। पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल के साथ अंग्रेज ने यह सुनिश्चित करना चाहा कि कांग्रेस पार्टी को भी अब प्रशासन में उनके अधिकारियों को थोड़ा अधिकार मिले, लेकिन वो एक तरफा था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 के केवल एक ही इम्पोर्टेंट जो बात थी, वो थी महिलाओं को पृथक निर्वाचन मंडल में निर्णय लेने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई और प्रांतों को स्वायत्त दर्जा देने का यह पहला कदम था। लोक सेवा, जिसे हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद
315 में देखते हैं वो 1935 में ही उनसे लिया गया था। लेकिन 1935 की बहुत आलोचना हुई। यह इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 गवर्नर और गवर्नर जनरल को जबरदस्त अधिकार से लैस किया था और इस तरह प्रांतीय सत्ता को एक मजाक में बदल दिया। संघ का जो गठन भी मौलिक रूप से दोषपूर्ण था। संघ में प्रवेश प्रांतों के लिए अनिवार्य था, लेकिन रियासतों के लिए स्वैच्छिक था। सो रियल सेंस में कभी यहाँ फेडरेशन आया नहीं, ये सिर्फ पेपर पर रहा और अधिनियम एक उचित संघीय ढांचा प्रदान करने में भी विफल रहा। इसने सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को कायम रखा और हरिजन, मजदूर और महिलाओं के मामले में भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत की। हिंदू अत्याचार के खिलाफ अल्पसंख्यकों को सुरक्षित करने के नाम पे गवर्नर जनरल और गवर्नर ने 1935 के अधिनियम में उन्हें बहुत अधिकार दिया गया। 1947 तक ब्रिटिश संसद भारत के राज्य सचिव के वास्तविक शासक थे। नतीजन यह अप्रत्याशित नहीं है कि 1935 के अधिनियम को तिरस्कार और आक्रोश का सामना करना पड़ा। कानून व्यक्तियों को उनके अधिकारों में संशोधन में संवैधानिक लचीलापन प्रदान करने में यह एक्ट विफल रहा और ब्रिटिश सरकार के पास किसी भी अधिकार को समयोजित करने लेने की कोई भी पावर के लिए भारतीय तैयार नहीं थे, जबकि भारतीय अपनी मांगों के अनुसार कुछ भी प्राप्त करने में असमर्थ थे। 1930 नियम के अधिनियम की निंदा कांग्रेस ने की और उसे खारिज किया। कांग्रेस ने स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान बनाने के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक संविधान सभा बुलाने की मांग की। कांग्रेस ने फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में भाग लिया और इस चुनाव घोषणा के तहत 1935 के अधिनियम की पूर्ण अस्वीकृतिकरण की पुष्टि की। कांग्रेस सरकार के पहले कार्यों में 1000 राजनीतिक बंदियों को रिहा करना और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को के निर्वासन आदेश को रद्द करने की मांग थी, पर विशेष रूप से बंगाल में नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और किसी भी कैदियों को रिहा नहीं किया गया। सितंबर 1935 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुई और 19 इसमें उसी दरमियान 1935 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जो वामपंथी दल था, और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन पाने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो ने, जो वायसराय थे, 10 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पारित किया और 11 मार्च 1942 को प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारतीयों के संवैधानिक गतिरोध और समस्या का समाधान खोजने के लिए सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भेजने की घोषणा की। क्रिप्स मिशन की विफलता के साथ भारतीय नेता के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया और गांधी जी ने इस आंदोलन में सारे भारतीयों को भाग लेने का आह्वान किया। तभी
जो कैप्टन मनमोहन सिंह और निरंजन गिल ने सिंगापुर इंडियन एसोसिएशन आर्मी की स्थापना की, आईएनए की, और एससी बोस ने सिंगापुर और रंगून में दूसरे मुख्यालय का कमान संभाला। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में एससी बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज की स्थापना और ब्रिटिश सरकार को इससे बहुत बड़ा घाटा हुआ और सदमा पहुंचा, क्योंकि जब वो जापान के साथ भारत के पूर्वी तट तक पहुंच गए 1945 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, क्योंकि जब जर्मनी, इटली और जापान की हार हुई तो संधि हुई और उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों को हल करने के लिए लॉर्ड वेबल को 1945 में भारत की योजना बनाने के लिए भेजा, लेकिन ये योजना भी विफल रही और 1946 में जो प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के थे एटली, उनके द्वारा कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा की गई और 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत अंतरिम सरकार की स्थापना मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता रूल को हस्तांतरण करने के लिए भारत में भेजा गया और इस इंडियन काउंसिल जो पार्टीशन एक्ट था उसे योजना बाल्कन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसने भारत का विभाजन किया। 3 जून को भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1946 पारित किया गया, जिसके द्वारा 2 डोमिनियन राज्यों भारत और पाकिस्तान की स्थापना हुई। और इस प्रकार हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ब्रिटिश ने जो भी कानून बनाया वो ऐसा कानून था इंडियन, जब भी भारत में कोई भी अप्रत्याशित घटना होती थी तो उनको शांत करने के लिए, न कि भारतीयों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उन्होंने किसी एक्ट को पारित किया। सो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को अपना संविधान विकास करने के लिए अधिकार मिला। कानून ने स्वतंत्र भारत के एक नए युग की शुरुआत की और बहुत से लोग इस कानून में उन सब बहुत सारे चीजों को रखना चाहते थे जो कि भारत को अभी तक पूरा अधिकार नहीं दिया था। इसीलिए 1935 के भी कुछ प्रावधान को रखे गए। सारे देश और विदेशों के भी संविधान के अधिकारों को इसमें रखा गया और भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और यह 26 जनवरी 1950 को शुरू हुआ। यह संविधान महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी संविधान सुनिश्चित करता है कि जनता के ओर से जो निर्णय लिए जाने वाले जनता की राय का प्रतिनिधित्व हो और वो उन तरीकों को भी निर्धारित करता है जिनसे सत्ता में रूल करने वाले लोग जनता की सेवा के लिए जवाबदेह रहे। सो यहाँ पर मैं अपने वक्ता का अंत करती हूँ। नमस्कार।